हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर यानी कि SK ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज हम लोग लिमिट्स ऑफ इसेंट्रिसिटी इन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि नो टेंशन कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ई मैक्स की वैल्यू, मतलब कि जब वो किसी कोई भी ऐसा सेक्शन होगा जिसमें ई की मतलब कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके कारण उस सेक्शन पर कोई टेंशन नहीं आएगा, है ना। तो अगर उस सेक्शंस में अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो उसके लिए लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, जिसके भीतर अगर आप लोड अप्लाई करते हैं इसेंट्रिक लोड तो उस विशेष बॉडी के अंदर कोई भी टेंशन नहीं आएगा, है ना। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो जैसा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में कहा गया है तो मान चलते हैं ये कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है ना। मान चलते हैं ये कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक, और इसका निचला एंड फिक्स है, नीचे वाला एंड फिक्स है इसका, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये इस रेक्टेंगुलर कॉलम में ऐसा कुछ है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा O, है ना। अब थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूंगा क्योंकि कुछ बच्चे का कंप्लीट आंसर दिखता नहीं है, इसलिए हम बड़ा लिखेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसका कुछ ना कुछ ये होगा, सेंटर लाइन होगा, है ना, जैसे कुछ सेंटर लाइन है। मान करिए स्टूडेंट्स कि इससे इसेंट्रिसिटी ई पर लोड लग रही है ना, इसका नाम है W और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, E है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है E है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, होगा ये, अगर आप इसका प्लान बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का इसका प्लान बनेगा। मान चलते हैं ये सेक्शन था, ये उसका ऊपर का क्रॉस सेक्शन, और ये डायमेंशन मान लेते हैं B है ना, और ये डायमेंशन मान लेते हैं D है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये B है और ये D है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें कहीं ना कहीं इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, जैसे कि आप इस को बढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका सेंट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट O है, वही जो पॉइंट O था, और ये जो लोड E लग रहा है, E लोड इसेंट्रिक लोड W E डिस्टेंस पर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ है और इसको हम लोग लिख देते हैं W। ठीक है स्टूडेंट, और आप देख पा रहे होंगे कि O से W के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस की लिमिटिंग वैल्यू हमको निकालनी है, ताकि इस W के कारण इस विशेष क्रॉस सेक्शन में, या फिर अगर कहिए तो ये W लोड लगने के कारण इस फाइबर पे कोई टेंशन ना है। यहाँ पर तो कंबाइन स्ट्रेस का जनरेशन होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो कंप्रेशन मेंबर है, यानी कि ये कोई कॉलम है, मेनली इसको कंप्रेसिव लोड सहने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा कि मेरा कोई भी कंप्रेशन मेंबर जो होगा वो टेंशन से सब्जेक्टेड ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन है, और इस प्रकार की कंडीशन में हमको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी निकालना है ना। तो इसके लिए हम कुछ अगर लिखना चाहे, है ना, बातें अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान चलिए, और कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, हम थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, है ना, कंसीडर रेक्टेंगुलर cross section which is cross section having, क्या है इसके पास, डायमेंशन B having dimension B एंड क्या है छात्रों, D।
having dimension b and d as shown in figure, है ना। अगर आप और इसको इंग्लिश लैंग्वेज को जहाँ एडवांस बनाना चाहते हैं लिखते हैं as shown in adjoined figure, है ना, as shown in adjoined figure which is subjected to an eccentric load W with eccentricity E, है ना। अब स्टूडेंट्स हमको प्रूव करना है ये कि E का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके कारण इसमें टेंशन नहीं आएगा। तो आप इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि टेंशन नहीं आने के लिए E शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू Z बाई A होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर नो टेंशन कंडीशन, यहाँ पर लिखेंगे फॉर नो टेंशन कंडीशन फॉर नो टेंशन कंडीशन, है ना, E की वैल्यू क्या होना चाहिए, E शुड बी लेस देन और इक्वल टू, है ना, Z बाई A। क्या E शुड बी लेस देन और इक्वल टू Z बाई A, है ना। जहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आप पीछे से माउस नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या किए हैं, माउस को यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, है ना, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो वो बच्चे SBT के कारण, चूँकि SBT ने एग्ज़ाम इस बार नहीं लिया, तो एग्ज़ाम नहीं लेने के कारण बच्चे माउस नहीं पढ़ पाए, और माउस नहीं पढ़ पाए इसलिए उसमें हमको थोड़ा सा इसको बताना ज़रूरी हो गया है कि आखिरकार ये माउस का टर्म क्या डिनोट कर रहा है। तो वो जहाँ पर क्या है, वेयर Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस हो गया Z, और A इक्वल टू तो सब लोग जानते हैं, है ना, CS क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना तो सब लोग जानते हैं कम से कम। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस सेक्शन से रिलेटेड डाटा पुट करेंगे, है ना। अगर आप चाहे तो यहाँ से इसका एक्सिस का नाम दे सकते हैं, ये एक्सिस Y हो जाएगा, है ना, और ये एक्सिस इसके लिए X हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे कि इस इसेंट्रिसिटी अबाउट X एक्सिस आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि O पॉइंट से जहाँ पॉइंट लोड W लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ा, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ये और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहेंगे EX, ठीक है। क्या कहेंगे, EX, मतलब कि X एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस मापा गया है, दैट इज बाई इसेंट्रिसिटी अबाउट X एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप EX की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसके अबाउट आपको क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ पुट करना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, EX के अबाउट पुट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग, क्या लिखेंगे, X एक्सिस क्या हो जाएगा, X एक्सिस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, EX इक्वल्स टू क्या, EX, और इसमें है लेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z बाई A। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगा, Z बाई A, तो Z बाई A लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर Z की वैल्यू पुट करेंगे। Z का मतलब होता है, देखिए अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, EX शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, Z को कहते हैं I बटा Y मैक्स डिवाइडेड बाई A, ठीक है स्टूडेंट्स, I बाई Y मैक्स डिवाइडेड बाई A, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये I जो होगा किस एक्सिस के अबाउट लेना है,
तो आप ये इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो, ई एक्स निकाल रहे हो, तो वाई एक्सिस के अबाउट आप आई लो, मतलब कि ये आई नहीं रहेगा, यहाँ पर आई वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए कि इस विशेष क्रॉस सेक्शन में अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इस मतलब कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसेंट्रिसिटी देख रहे हैं, तो आपके पास वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं b/2 होगी। क्या हो जाएगी? b/2, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको याद होगा जब कोई मान लीजिए आई सेक्शन था, हम मान लेते हैं आई सेक्शन था, है ना, और आई सेक्शन का आपको मान लीजिए ये सेंट्रल एक्सिस था, और आई सेक्शन का जब आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना रहता था कि सेंट्रल एक्सिस ये इस फाइबर पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करते थे फ्रैक्चरल फार्मूला M/I = सिग्मा/y, और ये सिग्मा कुछ नहीं होता, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस होता था। तो यहाँ पर जो y यूज़ करते थे आप वो ये यूज करते थे, है ना, ये था y मैक्सिमम। जब y मैक्सिमम रखेंगे तो यहाँ y मैक्सिमम रखेंगे तो इस फाइबर पर डिस्टेंस ये निकलता था बेंडिंग स्ट्रेस। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट कंसीडर करें, y एक्सिस के अबाउट अगर हम i को लेंगे तो b/2 जब हम रखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y मैक्स की वैल्यू कितना रखने वाले हैं, y मैक्स की वैल्यू b/2 रखने वाले हैं, और आई वाई वाई लेंगे जब हमको ई एक्स निकालना रहेगा, इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस निकालना रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम जस्ट समझाने के लिए बताएं, इसको डिलीट कीजिए और यहाँ पर आइए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम पुट करेंगे, है ना। तो ई एक्स इक्वल्स टू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई वाई वाई निकालना है, आई वाई वाई निकालना है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई वाई वाई निकालना है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका, अभी हम बताएंगे कैसे हुआ, dBq/12, और इसके बटा में वाई मैक्स भी है, तो आप यहाँ से वाई मैक्स को नीचे ले आए हैं तो ऐसे लिख सकते हैं वाई मैक्स इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि सिर्फ मैंने इसमें आई की वैल्यू पुट किया है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो आई वाई मैक्स है तो वाई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता है ना। तो वाई मैक्स के जगह पर स्टूडेंट क्या लिखेगा, एक स्टेप हम बढ़ा ही लेते हैं ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आए। तो विच इम्प्लाइज ई एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू dBq/12 था, ये बताते हैं कि dBq/12 क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज ना करें इसके लिए। तो ये हो गया, तो अब यहाँ से आप dBq/12 है और बटा में लिख सकते हैं वाई मैक्स की जगह पर b/2 हो जाएगा, b/2 इंटू ए लिखना है तो b इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है, मतलब कि b इंटू डी होगा, और इसीलिए मैंने एरिया की जगह पर b इंटू डी पुट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है ये bDq/12 ये कहाँ से आया, dBq/12। स्टूडेंट्स ये टिपिकल चीज़ है, इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना, और मान चलिए ये कोई इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका कोई वाई एक्सिस है, इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ये पॉइंट वो इसका ओरिजिन होगा। अगर आपके पास डायमेंशन कुछ इस प्रकार से है कि ये डायमेंशन बी है और ये डायमेंशन डी है ना, ऐसा कोई टिपिकल डायमेंशन है, तो आपको इस दोनों एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना रहेगा, मतलब कि आई एक्स फाइंड करना रहेगा और आई एक्स फाइंड करना रहेगा, और कहीं फिर आई वाई फाइंड करना रहेगा, आई वाई। तो दो एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वो क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको आई एक्स फाइंड करना है, तो आप इस मतलब कि आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है कि इस एक्सिस के पैरेलल जो रेक्टेंगुलर साइड है, इस एक्सिस के पैरेलल ये साइड है बी वाला, उसको लिखना है। उसके बाद इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो साइड होगा, मतलब कि ये डी जो है उसका क्यू लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 12 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एक्स के अबाउट मतलब कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, जब हमको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा तो क्या करेंगे
कि एक्स एक्सिस के पैरेलल साइड को लिखेंगे, पैरेलल साइड को लिखे बी, और क्या किए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन में जो साइड है उसका क्यूब लेंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में साइड कितना है, डी है, तो उसका साइड हम लोग उसका क्यूब लेंगे और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। सिमिलरली यही कंसेप्ट यूज करना है जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना रहेगा तो क्या करना है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट जो साइड है उसको लिखेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट जो ये पैरेलल साइड है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो साइड होगा उसका क्यूब लेना है। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, ये बी है, तो बी ले लिए, अब बी का क्यूब लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जब हमको वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना था तो हमने क्या लिया, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बी क्यू बाई 12 लिया। तो स्टूडेंट्स इसमें कहीं बी डी क्यू बाई 12 कहीं डी बी क्यू बाई 12 होता है, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। देखना है कि किस एक्सिस के अबाउट लेना है हमको, उस एक्सिस के पैरेलल साइड है उसको सिर्फ वही लिखिए, और उस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर साइड होगा उसका क्यूब लिखिए डिवाइडेड बाई 12 लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड होता है। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना, ये आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, जस्ट इसको हम समझाने के लिए बता रहे थे कि कैसे होता है ये डी बी क्यू और बी डी क्यू का क्या लोचा है, तो वो समझा रहे थे आपको, ठीक है। तो ई एक्स जो हो जाएगा अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ई एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो सोल्व करो कैसे सोल्व होगा ये, तो ये देखो बी है और यहाँ भी बी है, मतलब कि स्क्वायर पावर नीचे हो जाएगा तो क्यू पावर कट जाएगा, एक ऊपर में सिर्फ सिंगल बी बचेगा, और ये डी से ये डी कट जाएगा, और ये 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा 12, है ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बच जाएगा b बाई 6, क्या हो जाएगा b बाई 6। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या कि इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस जो होना चाहिए, मतलब कि ई एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू बी बाई डी लिखा गया है स्टूडेंट्स, b बाई 6 लिखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b बाई 6, तो लेस देन और इक्वल्स टू b बाई 6 होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स ई एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू b बाई 6 है। अगर सिमिलरली आप सोल्व करें फॉर ई वाई, है ना, इसके बाद जब हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको इसेंट्रिसिटी, इसके बाद है ना इसेंट्रिसिटी, है ना, इसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अबाउट लिखिए या फिर अलोंग लिखिए, बेहतर रहेगा। इसेंट्रिसिटी अलोंग, है ना, इसेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ई वाई, और ई वाई जब निकालना रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, तो वही कंडीशन लगाएंगे, ई वाई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड वाई ए। तो जेड की वैल्यू जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू अगर लीजिएगा आप तो यहाँ पर लिखिए फिर एक बार जेड वाई ए, और ये जेड जो होगा वो किसके अबाउट होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ई वाई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू जेड के लिखेंगे आई, है ना, और वाई एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसलिए यहाँ पर आई एक्स एक्स होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई आई बाई वाई होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली हम वाई मैक्स कर देते हैं इंटू एरिया जो होगा बी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से ई वाई जो हो जाएगा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, जैसे इसमें सोल्व किए हैं फटाफट इसको सोल्व करते हैं, है ना, बिना समय बिताए हुए। फिर आई एक्सिस की बात आ गई, तो आई एक्सिस क्या हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं कि आई एक्सिस लेना है तो आई एक्सिस का जो पैरेलल साइड है वो लिखेंगे, और इसके जो परपेंडिकुलर साइड है उसका क्यूब लिखेंगे और डिवाइड बाई 12 लिखेंगे, मतलब कि बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस 12 को नीचे ही लिखे, तो 12 हो जाएगा नीचे। अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वाई मैक्स जो हो जाएगा क्या b बाई 2, इसमें लिए थे तो b बाई 2 हुआ था, लेकिन अब जब इसमें लेंगे तो d बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो d बाई 2 हो जाएगा, तो d बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स b इंटू डी,
क्योंकि एरिया था तो एरिया को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको जब काटने का प्रयास करें तो क्या काटेंगे तो 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा, है ना। अब d का क्यूब पावर है, d का नीचे स्क्वायर पावर है, तो ये क्यूब सिर्फ कटेगा और d एक ऊपर बच जाएगा। इस b से इस b को काट दीजिए, मतलब कि आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया विच इम्प्लाइज EY जो होगी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d/6। देखिए ये EY शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ गया d/6 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ की वैल्यू मिली, Ex की वैल्यू मिली और EY की वैल्यू मिली। इससे यही पता चलता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये b/6 का जो डायमेंशन है और d/6 का जो डायमेंशन है वो हमको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, तो वो हमको मिल रहा है ये इस पॉइंट O से, मतलब कि सेंट्रॉयड के अबाउट अगर हम b/6 या फिर d/6 चले जाएंगे किसी x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो हमको उससे उसके अंदर में जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो टेंशन नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। मतलब ये कि अगर मान चलिए अगर ये y एक्सिस के अबाउट मान चलिए ये लोड अगर W ये y एक्सिस के अबाउट लगा होता, क्योंकि हम अभी यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाता उस केस में ये वैल्यू जो होता वो कितना होना चाहिए d/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं तो d/6 ले लेंगे। सिमिलरली अगर ऊपर हो सकता है तो सिमिलरली नीचे भी इधर लगा सकते हैं हम लोग लोड, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी d/6, है ना, ये भी हो जाएगा क्या d/6। तो ये भी d/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे थे तो उस केस में इधर भी चले जाइए और इधर भी चले जाइए, कितना कितना b/6 और b/6, मतलब b/6 b/d लिखा रहा है, देखो b/6 लिखने की जगह पर b/6 लिखना चाहिए। b/6 हो गया, ये भी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा b/6। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इस ओ को हम अभी इरेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सिस्टम यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। मतलब ये जो पॉइंट, ये जो घेरा आपको मिलेगा, इस घेरा के अंदर आप जब लोड लगाओगे तो उस लोड के द्वारा इसके किसी भी फाइबर पर, इसके किसी भी साइड फाइबर पर कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। मतलब कि अगर इस केस में W यहाँ लग रहा है और उस W को हम इस विशेष पॉइंट के भीतर ही रखें या फिर इस विशेष पॉइंट पर भी रखें, तो इस फाइबर में कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो कह सकते हैं कि आप दोनों को देखें तो इस दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा d/3 आएगा। फिर इसी प्रकार से जब आप उस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ऊपर वाला को b/6 और b/6 को, तो ये वैल्यू जो आपके पास आने वाला है वो b/3 आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो b/3 है ना, और या फिर d/3 है, वो ये शो कर रहा है कि किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के मिडिल थर्ड पार्ट पर अगर कोई लोड लगाया जाता है तो उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा, है ना। मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि मिडिल थर्ड पार्ट पर कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा लोड लगाने से। तो इसीलिए ये जो विशेष रूल है इसको हम लोग एक और नाम दे देंगे, क्या देंगे नाम, है ना, द मिडिल थर्ड रूल, MIDDLE मिडिल थर्ड रूल। ठीक है, तो मिडिल थर्ड रूल जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में उसके मिडिल थर्ड पार्ट पर, निचला तीसरा भाग पर अगर आप लोड लगाते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन में कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट्स, ये सारी कॉन्सेप्ट थी। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि ये जो एरिया है जिसको आप देख रहे हैं एक डायमंड शेप का एरिया है। किस शेप का एरिया है, डायमंड शेप का एरिया है। मतलब कि इस डायमंड शेप के एरिया पे अगर कहीं भी आप लोड अप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी उस विशेष इसेंट्रिक लोड के कारण जो उसकी इस विशेष क्रॉस सेक्शन का फाइबर होगा उस पर कोई भी टेंशन नहीं आएगा, है ना। मतलब कि जो आपका कंप्रेशन मेंबर है उसके सिर्फ ऊपर सिर्फ कंप्रेसिव लोडिंग ही आएंगी, है ना, उसमें टेंसाइल वगैरह की चर्चा नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा।
डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आता है, लेकिन कंबाइन करके आपके पास सिर्फ उसका कंप्रेशन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पहले यहाँ तक नोट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको नोट कर लेना है, और उसके बाद लिखना है 10, है ना, क्या लिखना है 10 फ्रॉम, है ना, फ्रॉम सेंट्रॉइड the limiting value of Ex and Ey will be, Ex के लिए कितना था, क्या हो जाएगा, Ex के लिए b/6 एंड Ey के लिए d/6 रिस्पेक्टिवली। फिर b/d लिखा गया, b/6 होना चाहिए और यह d/6 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए। अगर हम अभी रुकेंगे और 3 सेकेंड के लिए टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, अभी 3 सेकेंड में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। हमको लगता है कि अब 3 सेकेंड पूरा जाने वाला होगा, इसलिए हम फिर से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। और चूँकि हमको कोई बच्चा कहा था, कोई लड़का कहा था कि सर आप जब हटते हैं बोर्ड से तो टाइम नहीं देते हैं, है ना, इसलिए कम से कम 3 सेकेंड का टाइम दीजिए ताकि हमको स्क्रीनशॉट ले हमारे पास स्क्रीनशॉट का समय मिले। इसीलिए हम क्या किए, 3 सेकेंड के लिए हट गए। ठीक है, तो कुछ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आप जो यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हैं हैचेड एरिया, वो क्या होगा, वो एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर लोड लगाने से टेंशन जनरेट नहीं होगा। अभी आप लोगों ने देखा, तो इस हैचेड एरिया को बोलेंगे हम लोग कोर या फिर कर्नेल या फिर कर्न ऑफ द सेक्शन, है ना। 3 नाम है इसका, कोर नाम है, कर्नेल नाम है और कर्न भी नाम है इसका। तो जिसको जो यूज करना होता है वो करता है। तो फिलहाल अगर इस केस में आप देखें कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में अगर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की चर्चा करते हैं तो d/3 और b/3 आया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन का जो शेप होगा वो कैसा होगा, मतलब कि ये जो एरिया है इसका शेप कैसा है, आप देख सकते हैं कि डायमंड शेप का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसका टिक करना पड़ेगा, क्या डायमंड शेप होता है इसके कोर और कर्नल सेक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो हम अभी एक टॉपिक लिखाएंगे कोर एंड कर्नल ऑफ द सेक्शन, है ना। इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। तो इसको भी इरेज कर ही दिया जाए, काहे रहेगा, है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन। तो एक हेडिंग लगाएंगे, कोर और कर्न ऑफ द सेक्शन। ये कोर और कर्ण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि कोर और कर्ण वो एरिया होगा जहाँ पर लोड लगाने से कोई टेंशन जनरेट नहीं होगा उस विशेष स्ट्रक्चर में। जैसे कि ये मेरा कॉलम था, इसमें अगर कॉलम के अगर कॉलम देखें तो कुछ इस प्रकार का होगा, है ना, रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कुछ इस प्रकार का होगा कॉलम, है ना। तो इस कॉलम का जो ये रेक्टेंगुलर कॉलम है इसमें जो इस प्रकार का होगा सिस्टम, उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का डायमंड शेप होगा। कैसा होगा, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का डायमंड शेप होगा। और ये जो डायमंड शेप है इसमें आप लोड लगा लो तो अगर ऐसे खड़ा कर दो तो इस लोड के कारण इस विशेष रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर टेंशन जनरेट नहीं होगा, है ना। इससे पहले भी मैंने इस पर लेक्चर बना दिए हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोर और कर्नल सेक्शन में क्या लिखेंगे, चूँकि समझ तो चुके हैं। लिखना ये है द सेक्शन इट इज द एरिया of the cross section at which no
application of load does not causes the load does not causes the tension on any fiber of the section। ठीक है ना। और अगर मान के चलिए, अगर थोड़ा सा अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में देखें, फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना, द शेप ऑफ कोर और कर्नेल, कोर या फिर कर्नेल कहिए या फिर कर्ण कहिए, या कर्नेल भी लिखिए, कोर और कर्नेल इज डायमंड शेप, DIMOND, डायमंड शेप। उसी प्रकार से अगर सर्कुलर सेक्शन के लिए देखा जाए, सर्कुलर सेक्शन हैव क्या हो जाएगा, सर्कुलर कोर या फिर कर्नेल। कोर लिखिए, कर्नेल लिखिए, एक और नाम बताए थे हम आपको, अभी इसकी हेडिंग दिया गया है कर्ण। तो कोर लिखिए, कर्नेल लिखिए और कर्ण लिखिए। इस प्रकार से देखा आपने कि सर्कुलर सेक्शन के लिए ये सिस्टम होता है। आप प्रूफ भी करेंगे तो सर्कुलर सेक्शन के लिए कुछ इसी प्रकार से वैल्यू आएगी और D/8 आएगी फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द सेंट्रॉइड, है ना, या तो सेंट्रॉइड के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो होगा। मतलब कि उसके लिए एक रूल आ जाता है, मिडिल क्वार्टर रूल, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए ये टास्क है बच्चों में कि आप लोग क्या करोगे कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, आप लोग सर्कुलर सेक्शन के लिए, है ना, बनाओ और कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि सर हमने बना लिया है। और या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है ना 91, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिखिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 91 91 37 073 346 9137 0733346, right? This is my WhatsApp number. You may contact to me with your answer that the no tension condition in the circular cross section should have eccentricity D/8 from the either side of the centroid। मतलब ये कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी मैक्सिमम, वो D/8 होगी सेंट्रॉइड के दोनों साइड से। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास ये टास्क दिया गया है कि आप लोग इसको कंप्लीट करो, हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप करो और अपना नाम ब्रांच तो जानते ही हैं, नाम लिख के और इस नंबर पर व्हाट्सअप करो। ठीक है, हम देखेंगे, इवेलुएट करेंगे कि कितने बच्चे बनाते हैं यूट्यूब से और कितने बच्चे असली में पढ़ते हैं यूट्यूब से, है ना, कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो फिलहाल ये कोई मस्त ज़्यादा टास्क नहीं है, मतलब कि क्या करना है इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए तो ये ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक कॉलम चुन लेना है, जिसका कोई सेंट्रॉइड होगा, इस पर यहाँ पर लोड लगाना W, है ना, W लोड लगाना, इसकी वजह से वैल्यू जैसे इसेंट्री जो E हो जाएगी, तो E की जो वैल्यू होगी इसमें EX और EY नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और सिमेट्रिकल है, तो आप कह सकते हो कि आप E जो निकालोगे कि ये पूरा के लिए वैलिड होगा, है ना। तो क्या करना है, E की वैल्यू निकालना है। E की वैल्यू के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, E शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू Z/A। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए Z की वैल्यू निकालना है कैसे, I/Y मैक्स, I/Y मैक्स कीजिएगा तो Z की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। Z की वैल्यू जो होती है I/Y मैक्स होती है, तो वहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, E की वैल्यू जो आपका आएगा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू D/8 आएगा, है ना। D/8 मतलब कि यहाँ से इधर D/8 आएगा, फिर यहाँ से इधर D/8 मान सकते हैं, यहाँ से इधर D/8, यहाँ से इधर D/8। मतलब कि आप देखिए तो कहीं ना कहीं से आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही मिलेगा।
है ना, जिसको हम लोगों ने कहा था ये क्या है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन का सिस्टम है, शेप है। जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर कोर और कर्नल ऑफ द सेक्शन, है ना, कोर और कर्नल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कुलर सेक्शन के लिए ऐसा आया। तो आप सर्कुलर सेक्शन के लिए प्रूफ करके दिखाओ। एक बच्चा ने मुझे दिखाया भी है ना, तो वैसे उसने पहले ही दिखा दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ से क्या कीजिए आप लोग, है ना, इस चीज़ को समझिए और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए फाइंड कीजिए कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कोर एंड कर्नल ऑफ द सेक्शन, है ना, इसे लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बताया था, आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए करके हमें भेजना है। ठीक है, तो बने रहिए पॉलिटेक hub.com के साथ। मेरा नाम फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से, सैनंदन कुमार ठाकुर, यानी कि SK ठाकुर। और अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं मेरे ऐप पर भी, और ऐप पर भी मैंने 5th सेमेस्टर के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जाके ऐप पर से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 5th सेमेस्टर का जो सिस्टम है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में भी मैंने अच्छा खासा, मतलब कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यानी कि स्टील डिजाइन में भी मैंने अच्छा खासा पढ़ा दिया है। और बात आई स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात आती है, स्ट्रक्चर एनालिसिस की, तो इसमें भी मैंने फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे लेक्चर बना दिए हुए हैं, 4-5 लेक्चर तो बन ही गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को डेमो पसंद आया होगा तो आप जाइए कोर्स को परचेज कीजिए, है ना। फिलहाल जो सिस्टम है आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने करके दिया, आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए करना है। नहीं तो अगला वीडियो हमको क्रॉस सेक्शन पर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों की वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को एकदम अत्यावश्यक समझे कि आपको क्या करना है इस विशेष नंबर पर, है ना। मेरा नाम है SK ठाकुर, है ना। इस विशेष पर आप, इस विशेष नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, है ना। आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है, आप कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सिस्टम है। चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। धन्यवाद।